हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ बैच 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। कल मैं आपके लिए संख्या पद्धति का पार्ट 1 दे चुका हूं और आज संख्या पद्धति का पार्ट 2 देने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है? आपको करना यह है, संख्या पद्धति जो पढ़ा रहा हूं मैं, जो भी ले रहा हूं, जो भी चैप्टर लेके चल रहा हूं, उस चैप्टर के लिए बिल्कुल बेस से लेकर चल रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के चल रहा हूं। तो आपके लिए करना क्या है? आपको करना यह है कि पार्ट 1 देखना है, फिर पार्ट 2 देखना है, फिर पार्ट 3 देखना है। मतलब क्रम से चलना है हमारे लिए। जब तक हम एक क्रम का प्रयोग सही से नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप कोई मकान बनाने जा रहे हैं और मकान के लिए अगर आपसे मैं कह दूं कि भैया डायरेक्ट लेंटर डाल दो, आप छत डाल दीजिए, डाल सकते हो? कभी नहीं डाल सकते हो। जब आप डायरेक्ट छत नहीं डाल सकते हो, उसके लिए नींव मजबूत करनी पड़ती है। नींव मजबूत करने के बाद में फिर दीवार बनानी पड़ती है और दीवार चलाने के बाद में उसके ऊपर ही तो छत डाल पाते हैं। वैसे ही हमारी पढ़ाई का तरीका होता है। क्या तरीका होता है? हमारे लिए बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों के लिए हमें बहुत अच्छे से बनाना होता है। जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए अच्छे से बना लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो बड़े बड़े कुछ लोग कर पाते हैं। और हमारे भैया क्या चाहते हैं? हमारे भाई ये चाहते हैं कि डायरेक्ट हम क्या करें, हम डायरेक्ट मतलब बड़े बड़े क्वेश्चनों के लिए करना सीख जाएं और एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर लें। कभी नहीं हो सकता है भाई। कैसे नहीं हो सकता है? जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर जब तक अपनी नींव के लिए मजबूत नहीं करेंगे, यानी कि अपने बेस के लिए मजबूत नहीं करेंगे, तब तक बड़े बड़े क्वेश्चनों को कर नहीं पाएंगे। जब सारे क्वेश्चनों को आप कर नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो एग्जाम के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये सत्य है बात। और सत्य बात जो होती है हमेशा कड़वी होती है, जो हर किसी को बुरी लगती है। तो सत्य कहने में नहीं चूकना चाहिए, सत्य कहने में नहीं चूकना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। तो देखिए, ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि भाई, आपके लिए अगर अच्छा बनना है, चाहे आपके जीरो से बिल्कुल कुछ ही क्यों नहीं आता हो, तो दावा के साथ मैं कह सकता हूं कि मैथ में आपके लिए सिखाकर ही छोड़ूंगा। अगर हाँ, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे, लगातार वीडियो सही से देखते रहेंगे तब। तो देखिए, अब बात करते हैं, कल जैसे मैंने पहला पार्ट दिया था, उस पार्ट में मैंने विभाज्यता की शर्तें बताई थी। तो मैंने 8 तक विभाज्यता की शर्तें आपको बता दी थी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 9 से विभाज्यता की शर्त क्या होती है। तो देखिए, 9 से विभाज्यता की शर्त। तो 9 से विभाज्यता की शर्त भैया क्या होती है, देख लीजिए। 9 से विभाज्यता की शर्त यह होती है कि मैंने कहा था, आपने 3 से विभाज्यता की शर्त को सुना था, 3 से विभाज्यता की शर्त को पढ़ा है। सेम वही होता है। कैसे? जैसे इसमें होता है कि संख्या है कोई, उस संख्या में जो अंक प्रयोग किए गए हैं, उन अंकों का योग 9 का गुणज हो या 9 से कट जाए, तो वह संख्या क्या है? 9 से कट जाएगी। तो मैं कह दूंगा, यानी कि संख्या में प्रयुक्त या प्रयोग अंकों का योग 9 से कट जाए, तो वह संख्या 9 से आपकी कट जाएगी। जैसे उदाहरण ले लीजिए आप, जैसे मैं मान लीजिए कुछ संख्या लिख देता हूं, 40, 7, 5, 2, ये संख्या लिख दी। तो यहां पर क्या करना है आपके लिए? यहां पर करना यह है कि इसमें जो अंक दिए गए हैं, इनका योग करके देख लीजिए। जैसे कि आपने 3 में देखा था, 3 की विभाज्यता की शर्त में देखा था, तो आप इनके अंकों का योग करेंगे। कैसे? 4, 0, 4, 4 और 7 कितना हुआ? 11, 11, 5 कितना हुआ? 16, 16, 2 कितना हुआ? 18। इनके अंकों का योग 18 हो गया। 18 ये 9 से विभक्त हो रहा है, 9 से कट रहा है ना। जब 9 से ये कट रहा है तो निश्चित मान लीजिए कि संख्या ये 9 से कट जाएगी, संख्या 9 से कट जाएगी। तो बस यही तरीका होता है इसमें 9 से विभाज्यता की शर्त का। अब देख लीजिए 10 से विभाज्यता की शर्त। 10 से विभाज्यता की शर्त क्या होती है भाई? सुन लीजिए। 10 से विभाज्यता की शर्त में एक ही बात होती है कि यदि इकाई अंक 0 होता है, यानी 0 होता है, तो निश्चित है वो संख्या 10 से कटेगी। कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हुई हो, कितनी भी बड़ी संख्या, तो आपको क्या करना है? इकाई अंक देखना है। इकाई अंक क्या होना चाहिए? इकाई अंक 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो वह संख्या 10 से कटेगी, यानी विभाजित होगी। जैसे कि मैं कह देता हूं आपसे, जैसे
जैसे आपके लिए दे दिया जाता है कोई भी संख्या मान लो 7, 9, 8, 3, 5, 4, 6, अब यहां लगा दो 0। निश्चित है ये संख्या 10 से कटेगी, निश्चित है 10 से कटेगी। तो मैंने क्या कहा कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हुई हो उसके इकाई अंक पर अगर शून्य है यानी कि 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। अब आ जाइए 11 से विभाजिता की शर्त का नियम, 11 से विभाज्यता की शर्त का नियम। तो भैया देख लीजिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है संख्या के विषम और सम। मैं यहां लिख दे रहा हूं संख्या के विषम और सम, संख्या के विषम और सम स्थानों की, यहां पर बात कर रहा हूं स्थानों की। यहां पर आपको अंक नहीं देखना है सम है या विषम है, यहां पर स्थान, सम स्थान पर जो अंक लिखे हुए हैं वो और विषम स्थान पर जो अंक लिखे हुए हैं वो, उनके लिए दोनों को जोड़ लेंगे, यानी सम स्थान के अंकों को अलग जोड़ लेंगे, विषम स्थान के अंकों के लिए अलग जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद आपको देखना है कि इनके बीच का अंतर या तो शून्य आए या 11 से कटने वाला आए, यानी कि 11 का गुणा जाए। तो निश्चित वह संख्या आपकी 11 से कट जाएगी। तो देखिए क्या कहा मैंने, संख्या के विषम और सम स्थानों के अंकों का अंतर शून्य या 11 का गुणज। क्या कहा, संख्या के विषम और सम स्थानों के अंकों का अंतर, संख्या के विषम और सम स्थानों के योग, स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग का अंतर, योग का अंतर शून्य या 11 का गुणज हो। जैसे देख लीजिए, जैसे मैं मान लीजिए कोई संख्या ले लेता हूं, जैसे मैं ले लिया 10, 85, 92, ये ले लिया। अब आपको क्या करना है, सम स्थान के अंकों को देख लेना है जोड़ के, विषम स्थान के अंकों को जोड़ के देख लेना है। तो जोड़ लीजिए सम स्थान के अंक, देखो यहां लिख देता हूं सही क्रम, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ ये नहीं देखना है कि अंक कौन सा सम है और अंक कौन सा विषम है, यहाँ पर ये देखना है कि स्थान कौन सा सम है और स्थान कौन सा विषम है। तो विषम स्थान ले लीजिए, देखो 1 और ये 3 वाला, ये 8 और कौन सा वाला, ये 5 यानी कि 9, यानी इनको जोड़ दीजिए, इनका योग कर लीजिए। और सम स्थान का क्या है 0, क्या है 5, क्या है आपका 2। अब इनके बीच का जो अंतर होगा, ये विषम स्थान के अंक रहे, इनका योग कर लीजिए, सम स्थान के अंक रहे, इनका योग कर लीजिए। अब इनके बीच में जो अंतर आएगा वो या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। तो देख लीजिए 1 और 8 कितना हुआ, 9, 9 कितना हो गया, 18 हो गया। अब 18 यहाँ कितना हुआ, 5 और 2 7, 7 और 0 7 ही रहा, इनका अंतर कितना आ गया, 11 आ गया। अब इनके बीच में जो अंतर आया या तो 0 आ जाता और यह 11 से कटने वाला आ जाता। तो देख लीजिए 11 से कट जाएगा ये, तो ये संख्या निश्चित है आपकी किससे कटेगी, इसे हटा दीजिए, ये संख्या किससे कटेगी, 11 से कटेगी। तो आशा करता हूं कि इसके लिए आप आराम से समझ सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो बने रहेंगे और इसी टाइप से मैं आपके लिए बेस आपका मजबूत करा दूंगा। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है इसके बाद में, तो 11 तक विभाज्यता की शर्तों के नियम आप समझ सकते हैं। इसके बाद में बात की गई है, जैसे मान लीजिए जातीय मान, जातीय मान क्या होता है, यानी कि खुद का मान, जो भी मान होता है, जैसे जिसका भी पूछा जाता है उसका जातीय मान वही होता है। जैसे किसी भी व्यक्ति की जाति को बोल दिया जाए कि जैसे कोई पंडित है तो पंडित ही रहेगा, ठाकुर है ठाकुर ही रहेगा। ऐसे ही जैसे 3 का कोई संख्या दे दी, उस संख्या में जैसे मान लो 3 का जातीय मान पूछ लिया तो 3 ही रहेगा, उसमें अगर 6 का जातीय मान पूछ लिया तो 6 ही रहेगा, 8 का जातीय मान पूछ लिया तो 8 ही रहेगा, यानी परिवर्तित नहीं होगा। तो ऐसे देख लीजिए, जैसे मान लो कोई संख्या देता हूं जातीय मान में आपके लिए, जैसे 63, 57, 63, 57, जैसे मान लो ये 8। अब मैं कह दूं मैं इस संख्या में
3 का जातीय मान क्या होगा, 3 का जातीय मान क्या होगा। तो 3 का जातीय मान देखिए मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था जिसका पूछा जाता है वो परिवर्तित नहीं होता है। 3 का जातीय मान 3 ही रहेगा, बस उत्तर हो गया। आपसे कह देगा 7 का जातीय मान क्या है, तो 7 ही रहेगा। 8 का जातीय मान क्या है, 8 ही रहेगा। 6 का जातीय मान क्या है, 6 ही रहेगा, परिवर्तित नहीं होता है। देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ छोटी छोटी चीजों के लिए, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपसे जब एग्जाम में पूछे जाते हैं ये छोटी छोटी चीजें, तो आप इन छोटी छोटी चीजों को नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि कंपटीशन में बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, छोटे नहीं आएंगे। तो मैं आपको फिर बता देता हूं कि 50% क्वेश्चन हमेशा छोटे ही आते हैं, और वो क्वेश्चन आते हैं जो क्वेश्चन आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन आप उन पर गौर नहीं करते और गलत कराते हैं। तो देखिए जातीय मान आराम से निकाल सकते हैं। देखिए इसके बाद में मैं बात करूं स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान में क्या होता है, देखिए स्थानीय मान, स्थानीय मान में जैसे मान लो मैं कोई संख्या लिख देता हूं, जैसे मान लो ये 43, 28 और आपका 43, 28, 73, 0 और आपका 9। अब यहां जो संख्या दी गई है इस संख्या में किसी का भी स्थानीय मान पूछ सकता है, किसी का भी स्थानीय मान, किसी का भी स्थानीय मान पूछ सकता है। तो आपको निकालने का तरीका बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप संख्या को कभी भी पढ़ते हैं तो यही तो पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह से तो पढ़ते हुए जाते हैं। वैसे ही आप इसमें कुछ नहीं होता है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए 9 का स्थानीय मान बताएंगे, तो यहाँ पर ये क्या है, इकाई अंक की तो है, तो इकाई अंक है तो 1 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 9 एकड़ 9, इकाई अंक आपका 9। जैसे यहाँ पर दहाई अंक है तो यहाँ पर 10 से गुणा कर देंगे, जैसे ये सैकड़ा है 100 से गुणा कर देंगे, हजार है तो यहाँ पर 1000 से गुणा कर देंगे। दूसरी बात एक और, दूसरी क्या है देख लीजिए, जैसे मान लो उसे 7 का पूछ लिया स्थानीय मान क्या है, तो 7 के बाद में कितने अंक बचे हुए हैं, इधर कितने अंक दिए गए हैं, देखो 1 2 3 अंक दिए गए हैं, तो 3 जीरो लगा दो, बस जी आपका स्थानीय मान हो गया। अगर आपसे पूछ लेता कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आराम से बता सकते हैं। देखो 4 के बाद में कितने मान अंक दिए गए हैं, कितने अंक दिए गए हैं 4 के बाद में, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया ना स्थानीय मान। आराम से बता सकते हैं आप स्थानीय मान के लिए, कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ जाता है, जैसे कोई संख्या दे दी, उसके बाद में कह देगा, जैसे यहाँ पर दे दिया कि 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा, तो आप जानते हैं 7 का स्थानीय मान क्या हो गया, 7 का स्थानीय मान ये हो गया 7000, और 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 ही होगा। जातीय मान मैंने कहा आपसे कि चेंज नहीं होता है, जातीय मान वही रहता है, तो इनका अंतर निकाल दीजिए, बस हो गया ना सवाल। आराम से बना सकते हैं इस टाइप के सवालों के लिए। तो देखिए आगे हमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा वही कर सकता है जो व्यक्ति छोटे छोटे क्वेश्चनों के लिए, जो बच्चा छोटे छोटे क्वेश्चनों के लिए आराम से करना जानता है, बड़े क्वेश्चनों में लागू कर सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, कितने अंकों की, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 37 से पूर्णतः विभक्त है, पूर्णतः विभक्त है। अब देखिए यहाँ 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जा रही है, तो आपको करना क्या है, एक बड़ी से बड़ी संख्या 1 अंक की कौन सी होती है, 9 होती है, तो 1 2 3 और ये 4। यहाँ पर करना क्या है, किससे भाग देना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई और 37 से भाग की बात कर रहा है, तो 37 से भाग दे दीजिए। 37 दूनी कितना होता है, 74 होता है। कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, कितना उतारेंगे, 9 उतारेंगे, कितना जाएगा, 7 चला जाएगा, 7 49 होता है, 7 21 होता है, 21 और 4 कितना होगा, 25 हो गया, कुछ बचा नहीं बचा। उसके बाद क्या उतारेंगे, 9 उतारेंगे। जैसे कि 9 में आप भाग दे सकते हैं, नहीं दे सकते, तो आप यहाँ पर
जीरो लगा देंगे। जब आपसे बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जा रही है तो आपको करना क्या है, जो बड़ी से बड़ी संख्या थी उसमें से जो शेष बचा हुआ है उसे माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद में जो संख्या हमारे लिए प्राप्त होगी वो संख्या 37 से पूर्णतः विभक्त होगी। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9990 ऐसी है जो 37 से पूर्णतः विभक्त हो सकती है। दूसरी संख्या देखिए, दूसरा क्वेश्चन जैसे आपसे कह देता है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 37 से पूर्णतः विभक्त है। तो देखिए अब यहाँ 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या की बात की जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या देख लीजिए, ये होती है 1 2 3 4 5। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या 10,000 है और कह रहा है कि 37 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, वो ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, 37 से भाग देना है। 37 दूनी कितना होता है 74, 37 दूनी 74 होता है। यहाँ 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ 9 में 7 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 0। कितना पढ़ा जा सकता है 7 बार। 7 कितना हुआ 49 हुआ। 7 21 और 4 कितना हुआ 25 हुआ। यहाँ से 2.5 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ 5 से 5 जाएगा 0, 2 में 2 जाएगा 0, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। क्या उतारेंगे 0 उतारेंगे। 37 से भाग दे सकते हैं 10 के लिए, हम नहीं दे सकते 37 से भाग। जब भाग नहीं दे सकते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बड़ी से बड़ी संख्या की जब बात की गई थी हमसे, तो हमने क्या किया था, डायरेक्ट संख्या में से शेष के लिए हमने माइनस कर दिया था। यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट इसमें से इसके लिए माइनस कर देते हैं तो भैया हमारी संख्या बच जाएगी 4 अंकों की, लेकिन 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या पूछी गई है। जब 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या पूछी गई है तो डायरेक्ट हम इसके लिए माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 10,000 में से एक भी अगर माइनस कर देते हैं, केवल एक भी माइनस कर देते हैं तो 4 अंकों की संख्या बचेगी, जबकि हमारे लिए उत्तर 5 अंकों में देना है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आपके लिए ये करना है कि इन दोनों का डिफरेंस देखना है। इन दोनों का डिफरेंस मतलब अंतर देखना है। अंतर कितना है 27 है। इनका अंतर जो 27 है वो इस संख्या में जोड़ देना है, यानी कि जो 10,000 है उसमें क्या करना है 27 को प्लस कर देना है। कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 10,027 हो गया, ये आपका उत्तर होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप आराम से कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आराम से बना सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन अधिकांश इसी तरह से पूछ लिया जाता है। और आप क्या करते हैं, जैसे बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा था तो आपने उसमें भी माइनस किया था, शेष के लिए डायरेक्ट माइनस कर दिया था, तो आप इसमें भी डायरेक्ट शेष के लिए माइनस कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं, आपको देखना है कि संख्याएं कितनी आ रही है निकल के, सही आ रहा है क्या, नहीं आएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 7,500 के निकटतम, जैसे मैं कह देता हूं 7,500 के निकटतम 7,500 के निकटतम संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें जो 37 से पूर्णतः विभक्त है, जो 37 से पूर्णतः विभक्त है। तो आप क्या करेंगे, आपके लिए वही करना है। जब निकटतम की बात करें, छोटी छोटी संख्या की बात करें या बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें, लेकिन भाग तो देना ही देना है। तो आप क्या करेंगे 37 से भाग देंगे, किसके लिए भैया 37 से भाग देंगे 7,500 के लिए। 7,500 को भाग दीजिए, 37 दूनी कितना होता है 74 होता है। कितना बचेगा 37 दूनी 74, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 7 में 4 7 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, 0 तो आएगा। इसको भाग दे सकते हैं 37 से, नहीं दे सकते तो हम क्या करेंगे 0 लगाएंगे और यहाँ पर जो संख्या बची है 0 बचा है, जो भी संख्या हो उसे उतार लेंगे। 37 दूनी कितना हुआ 74 हुआ। कितना बचेगा 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पर हमारा 9 रह गया, 9 में 7 जाएगा 2 बचेगा, 26 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर भी जब निकटतम की बात कर रहा हूं, जब भी निकटतम की बात कर रहा हो तब भी आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच डिफरेंस देखना है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 11 आ रहा है। जो भी डिफरेंस यानी कि जो अंतर आएगा उस अंतर के लिए संख्या में जोड़ देना है, यानी कि 7,500 में
11 को जोड़ देना है। कितना आ जाएगा? 7511 आपका उत्तर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप आराम से बना सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अधिकांश क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है। देखिए जैसे कह दिया जाता है किसी संख्या में 11 9 और 5 से भाग देने पर शेषफल 9 7 2 बचता है। संख्या क्या है? संख्या पूछ लेता है हमसे, संख्या क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है? इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यह करना है कि सबसे पहले किसी संख्या में 11 9 5 से भाग देने पर, यानी कि क्या है? भाजक है। जो भाजक है उसे पहले लिख लो, यानी कि 11 फिर 9 फिर उसके बाद में 5। शेष कितना बचता है? जो भी शेष दिया गया है उसके बाद में उस शेष को लिख लेना है। 9 7 आपका क्या करना है? आपको डायरेक्ट उत्तर देना है। कैसे उत्तर देना है? डायरेक्ट। देखिए यहां पर जहां कुछ नहीं लिखा होता है वहां क्या लिखा होता है? 1 लिखा होता है, यानी कि भागफल हमारा 1 मान लिया। ये भाजक है, इसे भाजक बोलेंगे, जिससे भाग देते वो भाजक होता है। जो बचा हुआ होता है वो शेष होता है। तो याद रखिए भाजक इधर, शेष इधर। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? हमारा भागफल होगा। भागफल हमने मान लिया 1 है। आपके लिए देखो मैं पढ़ा चुका हूं शुरू में भी। क्या करेंगे? इसकी गुणा इसमें कर दो। 5 अगर 5 और ये जोड़ दो, 5 अगर 5 हो तो कितना हो गया? 7। अब क्या करेंगे? इसकी गुणा इसमें कर देंगे। 9 7 63, 63 में ये 7 जोड़ देंगे। 63 और 7 कितना हो गया? 70 हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे? 11 की गुणा 70 में कर देंगे और ये जोड़ देंगे। 11 7 77, 770 हो गया। 770 में 9 जोड़ दो, कितना हुआ? 779 हो गया। तो संख्या क्या निकल के आ गई आपकी? 779। इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप आराम से कर सकते हैं। तो देखिए आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए पसंद आएगी। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद ना आए तो मैं आपसे कभी बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि मेरी वीडियो के लिए लाइक कमेंट शेयर या सब्सक्राइब करें। अगर हाँ आपके दिल को छू जाए वीडियो तो आप लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।